चलिए बेटा, अब हम बढ़ते हैं आगे के डायमेंशंस पर। तो आज का जो पहला डायमेंशन आपके सामने आएगा वो रहेगा इम्पल्स। ये इम्पल्स क्या होता है? इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू टाइम। जे से आई से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। चलो कौन बताएगा इसका क्या आएगा, जल्दी जल्दी बताओ। डायमेंशन ऑफ जे, डायमेंशन ऑफ, हाँ जी बोलिए बेटा। ना 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 ना, चलो अच्छी कोशिश थे, फिर से करो। करेक्ट, m1 l1 t -1 है ना भाई, सिंपल सी बात है। फोर्स का क्या है? m1 l1 t -2 है कि नहीं, और टाइम का क्या आएगा? t1। और टाइम इनसे मल्टीप्लाई होगा, तो ये दोनों के बेस सेम है, तो इनके पावर ऐड होंगे, तो -2 + 1 कितना होता है? -1। ठीक है, चलो एक अति बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका डायमेंशन, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहीं ना कहीं आपको हर बार नीट के एग्ज़ाम में देखने को कुछ मिलता है। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट घुमा फिरा के हर साल नीट के एग्जाम में देखने को मिलता है। इस साल कई सालों बाद अब हुआ, इस साल हुआ कि साल इसके बारे में एक भी डायमेंशन इस बार पूछा नहीं। कैपिटल जी का भी नहीं पूछा और एच का भी नहीं पूछा, नहीं तो कुछ ना कुछ करके ये डायमेंशन रहता ही है। एक तो मैच द पेयर्स में, एक तो डायरेक्ट इसका डायमेंशन देकर पूछता है भाई पहचानो क्या रहेगा, है ना, या फिर डायरेक्ट इसका डायमेंशन पूछ लेता है, या फिर कभी कभार इसका रेशो देता है, बताओ बोले h/g का डायमेंशन क्या रहेगा, इस तरह से पूछ लेता है वो। तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट अब ये कैसे निकालेंगे? तो देखो भाई, असल में इसको ऐसा निकाला जाता है, F = G m1 m2/r²। ये फॉर्मूला तो आपने देखा ही होगा, है ना। तो कैपिटल G = आप ऐसे लिख सकते हैं, F × r²/m1 × m2 लिख सकते हैं ना बेटा, r² m1 × m2। F स्टैंड्स फॉर फोर्स, R स्टैंड्स फॉर डिस्टेंस, m1 और m2 दोनों का मतलब क्या होता? मास। चल भाई एक काम कर, डायमेंशन लिख डाल फोर्स का, m1 l1 t -2। रेडियस r बोले तो सॉरी डिस्टेंस है नहीं, रेडियस नहीं, l1 मगर उसका पावर क्या है? 2 है। m1 m2, m का पावर 1 मल्टीप्लाई बाय m का पावर 1। अब आगे तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन m1 l1 t -2, अंदर मल्टीप्लाई करो, l का पावर 2 और ये m का पावर 2, है ना। अब इसके बाद आगे क्या होगा? देखो भाई, ये m और ये m डिवीजन में है, तो पावर्स क्या होंगे? सब्ट्रैक्ट। तो 1 - 2 कितना होता? -1। तो मैं यहाँ लिख सकता, therefore कैपिटल G = m -1। ये l का पावर 1, ये l का पावर 2 क्या हो जाएगा? l3, और ये t का पावर 2 -2, याद रहेगा, m -1 l3 t -2। ये है आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन, लिख लो।
मोमेंट ऑफ इनर्शिया। समेशन एम आर स्क्वायर। समेशन का मतलब ये सिग्मा मतलब है ना, ये सिंबल का मतलब समेशन मतलब सम कर रहे अपन, सम करने वाले हैं यहाँ पर। तो इसको छोड़ो, ये तो सिर्फ एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है, आपको सिर्फ इस पर फोकस करना है, एम और आर स्क्वायर पे। एक ओरली बोल सकते हैं आप इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डायमेंशन क्या आएगा, बोलो क्या आएगा। मास का m1, ये डिस्टेंस है l1 मगर उसका पावर 2 है, m1 l2। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डायमेंशन आएगा m1 l2। सरफेस टेंशन F अपॉन L होता है, फोर्स अपॉन लेंथ, सरफेस टेंशन। बताओ भाई क्या आएगा फिर, सोचो। सरफेस टेंशन फोर्स का क्या है, m1 t माइनस 2। सही है, वेरी गुड बेटा। फोर्स का क्या होता, m1 l1 t माइनस 2। लेंथ का क्या है बेटा, l1 है ना। अब देखो ये मैं देखूंगा ऊपर l का पावर 1, नीचे भी l का पावर 1, तो सरफेस टेंशन का डायमेंशन क्या हो जाएगा फिर, m1 l0 t माइनस 2 है ना। 1 माइनस 1 0 हो जाता ना। और जैसे कि आपको याद होगा मैंने क्या कहा था, जिनका पावर 0 हो नहीं भी लिखे तो चलेगा, आप डायरेक्ट इसको ऐसा लिख सकते m1 t माइनस 2 लिख सकते। आज अब ऐसा देखो, दूसरा सरफेस एनर्जी। अब सरफेस एनर्जी जो है उसका फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन इंक्रीज इन सरफेस एरिया, है ना। ये सिर्फ एनर्जी नहीं है, ये वर्क डन अपॉन इंक्रीज इन सरफेस एरिया है। अब वर्क डन मतलब वर्क का डायमेंशन जानते हो आप, और एरिया का भी जानते हो, करो सॉल्व। वही आएगा बेटा, वेरी गुड। वर्क डन का क्या रहता है, m1 l2 t माइनस 2, और एरिया का क्या रहता है l2। फिर से देखो ये कैंसिल हो गए, फिर से वही आया m1 l0 t माइनस 2, जिसको आप क्या लिख सकते, m1 t माइनस 2 ओनली। आया समझ में। चलो देखते हैं ये वाला आता है कि किसी को, मैं फॉर्मूला दे दूंगा आपको। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी F अपॉन A dV बाई डी एक्स, F अपॉन A dV बाई डी एक्स। F का मतलब होता है फोर्स, A का मतलब होता है एरिया, dV इसका मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी। dV का मतलब क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। dx का मतलब होता है चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन। तो मैं इसको डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकता, चेंज इन पोजीशन इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट। तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन डिस्प्लेसमेंट, वैसे मिलाकर इसको वेलोसिटी ग्रेडियंट बोला जाता है, मिलाकर इसको वेलोसिटी ग्रेडियंट बोलते हैं। आ जाएंगे अपन इस पर भी, अगला वही ले लेता हूँ मैं, dV बाई डी एक्स। ट्राई करो, लिखो बेटा, ट्राई करो, कुछ तो भी काड़ा करो उसके अंदर, मगर कोशिश करो, आना चाहिए। गलत तो गलत, कोई प्रॉब्लम नहीं है अपने को। आई थिंक यस,
चलिए देखते हैं कैसे। सबसे पहले तो मैं सेपरेट में dv/dx का ले लेता हूँ। dv/dx का डायमेंशन आपको सेपरेट में बता देता हूँ मैं। dv का होता है L1t-1 और dx का होता है सिर्फ और सिर्फ L1, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है ना ये, तो कुल मिलाकर इसका कितना हो जाएगा t-1। क्या हो जाएगा t-1। समझ में आया ना, L1t-1 वेलोसिटी का, चेंज इन वेलोसिटी का, dx का L1, तो क्या हो गया t-1। अब चलो लिखेंगे अपन इनके डायमेंशंस, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का। फिर फोर्स का तो आएगा m1 L1 t-2, हाँ जी भाई। एरिया का आ जाएगा L2, हाँ जी भाई। dv/dx का क्या आएगा t-1। अब आगे देखो, m अकेला है, उसके साथ कोई मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं होने वाला, तो उसको एज इट इज m1 रहने दो। l 2 है, l का पावर 1, l का पावर 2, और दोनों कहाँ है, डिवीजन में है, तो उनके पावर्स होने वाले हैं सब्ट्रैक्ट। तो 1 - 2 क्या होगा -1, l का पावर -1। -2 - -1 मतलब -2 + 1, -2 -1, तो -2 + 1 यानी कि -1। तो भैया t-1, यस बेटा करेक्ट, m1 L-1 t-1। ये वेलोसिटी ग्रेडियंट का ले लेता हूँ मैं। वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट dv/dx, ये जो अपना अभी देखे वो जो वहाँ लिखा हुआ है, तो L1t-1 L1, जो कि सिर्फ और सिर्फ t-1 के बराबर। फिर आया फोर्स ग्रेडियंट। बेटा ये जो वर्ड आता है ना ग्रेडियंट, अगर किसी भी चीज़ के साथ आ गया ना, तो समझ लो उसको, फोर्स को, जैसे वेलोसिटी ग्रेडियंट आया तो वेलोसिटी को डिस्प्लेसमेंट से डिवाइड करना है। अब फोर्स ग्रेडियंट आ गया, मतलब फोर्स को डिस्प्लेसमेंट से आप डिवाइड करेंगे, तो dF/dx होता है, चेंज इन फोर्स विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन। तो भाई अब जरा बताओ तो क्या आएगा, फोर्स का क्या है m1 L1 t-2, और dx का क्या है सिर्फ L1, तो ये हो जाएगा m1 L0 t-2, है ना। अब इसी तरह से आता है आपका एनर्जी ग्रेडियंट। एनर्जी ग्रेडियंट dE/dx, एनर्जी क्या है m1 L2 t-2 और L1, है ना। तो बेटा क्या हो जाएगा फिर m1 L1 t-2। अभी कुछ जाना पहचाना लग रहा क्या, किसका डायमेंशन है ऐसा, फोर्स का, यानी कि एनर्जी ग्रेडियंट का डायमेंशन बिल्कुल किसके बराबर हुआ, फोर्स के डायमेंशन के बराबर हुआ, है कि। चलो क्या हुआ, अच्छा ठीक है, देख के जाना बेटा। चलिए बेटा, हीट, हीट जिसको आप Q से रिप्रेजेंट करते हैं, बंद करना दरवाजा, Q से रिप्रेजेंट करते हैं। हीट जो है इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट खुद क्या है, एक एनर्जी का फॉर्म है, तो इसीलिए एनर्जी का डायमेंशन जो था वही हीट का डायमेंशन होगा, यानी कि m1 L2 t-2। समझ में आया बेटा, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इसीलिए एनर्जी का वही डायमेंशन होगा, है ना, जो कि हीट का वही डायमेंशन होगा जो कि एनर्जी का था। लिख लो,
हाँ ये हो गया सर 19 और 20। चलिए थोड़ा सा एक टफ वाला, थर्मल कंडक्टिविटी। कैपिटल के को थर्मल कंडक्टिविटी कहा जाता है ना। चलो थोड़ा आपके लिए आसान कर देता हूँ मैं इसको, Q अपॉन टी के ए माइनस के डेल्टा टी अपॉन एल। वो माइनस क्यों आया वो सब आपको इतना उस पर फोकस मत करो, आपको सिर्फ कैपिटल के का डायमेंशन निकालना है। चलिए कैपिटल के का डायमेंशन निकालना, करो कोशिश। Q का मतलब हीट हुआ, T स्टैंड्स फॉर टाइम, A स्टैंड्स फॉर एरिया, डेल्टा T स्टैंड्स फॉर टेम्परेचर। अब पहली बार आपके सामने टेम्परेचर आया, टेम्परेचर को आप थीटा नहीं तो K से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। चेंज इन टेम्परेचर का वही रहेगा जो टेम्परेचर का होगा। उधर से आओ बेटा, सामने से। हाँ इधर से आ जाइए। ठीक है, ट्राई करो। चलो के का डायमेंशन निकालना है, देखते हैं सबसे पहला डायमेंशन करेक्ट किसका आता है। जाना है क्या आपको? हाँ, सबसे पहले करेक्ट डायमेंशन किसका आएगा देखते हैं। के का निकालना है। Q स्टैंड्स फॉर हीट जो कि डायमेंशन है m1L2 T-2, T स्टैंड्स फॉर टाइम, A एरिया, डेल्टा T चेंज इन टेम्परेचर, L मतलब लेंथ। पानी देना। चलो ट्राई करो। के लगा दो सिंबल, थीटा लगा दो चलेगा टेम्परेचर के लिए। याद रखना डेल्टा टी टेम्परेचर है। ये हुआ क्या स्टेप पहला किसी का? M1L1T, हाँ के लिखे आपने ना टेम्परेचर के लिए, K1 देखते हैं। हाँ और किसी का कोई आंसर? चेक करेंगे अपन ये सही है कि नहीं। आप फिर से एक बार रीचेक करो अपना। के बोलो वो वाला के नहीं है, ये जो इन्होंने लिखा है तो वो टेम्परेचर का के है। ये आप थीटा ले सकते हैं अगर कंफ्यूज हो रहा तो। और कोई? साद करो जल्दी। फरहान आया बेटा आपका? करो करो, कर सकते हैं आप। फरहान M1L1 T-3 और K1 वही आ रहा, मतलब आपका भी वही आ रहा आपका भी। देखते हैं आप। देखो यहाँ पर मैं इसको देखूंगा, सबसे पहले मुझे साफ नज़र आ रहा है कि ये L2 और ये L2 कैंसिल हो जा रहा है कि नहीं। ओके ये -2 है, ये नीचे 1 है, तो -2 -1 क्या हो जाएगा? -3 और L1 इधर आ जाएगा। तो M1L1 T-3 ये तो पहले ही नज़र आ गया मुझे। जैसे कि मैंने थीटा ले लिया टेम्परेचर के लिए, इन्होंने के लिए थे, तो थीटा का पावर 1 है ना। अब ये थीटा इधर आ जाएगा तो M1L1 T-3 थीटा का पावर -1 एंड दिस इज द डायमेंशन फॉर थर्मल कंडक्टिविटी। वेरी गुड बेटा। आप बस -1 नहीं, आपको माइनस था क्या? हाँ मैंने नहीं लिखा फिर। वेरी गुड बेटा, एक्सीलेंट जॉब। आया समझ में?
थर्मल कंडक्टिविटी, एक इम्पॉर्टेंट डायमेंशन है, एग्जाम में डायरेक्टली ये डायमेंशन आपसे पूछ सकता है। ठीक है, और भी है, मैं सिर्फ इम्पोर्टेंट वाले ले रहा हूँ। इलेक्ट्रिक चार्ज, अब हम लोग एनसीईआरटी 12th में घुस गए। मैंने यहाँ तक जो लिया ना सिर्फ इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी 11th के थे, है ना। अब जो है, अब आप कहाँ जा रहे हैं, अगले इसमें एनसीईआरटी 12th में जा रहे हैं। पहला चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक, उसका सबसे पहले ही नाम आ गया चार्ज। चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज का डायमेंशन क्या होगा? इलेक्ट्रिक चार्ज, करंट का फॉर्मूला क्या है? चार्ज अपॉन टाइम, है ना। तो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम होता है ना। तो Q इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं आप? I इंटू टी। अब मुझे बताओ I क्या है? करंट। क्या करंट एक फंडामेंटल क्वांटिटी है ना, और टाइम भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ करंट का A1 ये I1 और टाइम का T1 मल्टीप्लिकेशन में ना, A1 T1 T1 A1, या फिर आप कोई लोग I लिखते हैं उसकी जगह, तो T1 I1 भी लिख सकते हैं आप, चलता है, मगर जनरली A होता है, तो मैं A का इस्तेमाल करता हूँ। अब बेहतर हो आप भी A का इस्तेमाल करो, तो ऐसा गुनाह नहीं है अगर आप I इस्तेमाल कर लिए तो वो भी चलेगा। ठीक है, ये आ गया इलेक्ट्रिक चार्ज, आया समझ में। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, अब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला पता लगाना है, डायमेंशनल फॉर्मूला। उसका फोर्स फॉर्मूला, बेसिक मैथमेटिकल फॉर्मूला ये है, फोर्स अपॉन चार्ज। चलो लगाओ पता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फोर्स का क्या होता है? m1 L1 T-2। तो फोर्स का तो भाई होता है m1 L1 T-2। चार्ज का क्या होता है? T1 A1। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या आता फिर, m1 जैसी के वैसी, L1 जैसी के वैसी, -2 -1 -3 -1, m1 L1 T-3 A -1। ठीक है, चलो अच्छा। और एक अच्छा वाला देखो देता तुमको, बेहतरीन। देखते हैं अब ये कौन सही करके दिखाता है मुझे। कंपटीशन शुरू, सब लोग, गर्ल्स बॉयज सब लोग ध्यान दो। इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। अब इसके लिए कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करना है? F इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे आप। इलेक्ट्रिक परमिटिविटी मतलब आपको ε0 की बात कर रहे हो, इसको इलेक्ट्रिक परमिटिविटी बोलते हैं। F मतलब फोर्स, Q1 और Q2 क्या हो बेटा? चार्ज। R बोले तो क्या है? डिस्टेंस। 4 और पाई तो क्या है? खाली नंबर है, उनका कोई डायमेंशन नहीं रहता। अपने को ε0 को निकालना है। करो कोशिश, देखते कौन जीतेगा। सबसे पहला सही डायमेंशन किसका आएगा? फास्ट।
बोलिए। टी माइनस हाँ आई टू, ठीक है, देखते हैं। और कोई? आई माइनस टू, ओके। तो पहला जवाब इनका आया, देखते हैं दूसरा कौन आएगा सेकंड नंबर पे। आया, सही है ये ना, चलो ठीक है, सेकंड इनका भी यही आंसर आया। सॉरी, और किसी का आंसर आया ये? साद नहीं जमा। देखो फोर्स का क्या आएगा, m1 L1 T माइनस टू। चार्ज Q1 का क्या आएगा, T1 A1। Q2 का भी क्या आएगा, T1 A1। एप्सिलॉन जीरो जैसे कि वैसे, है ना, एप्सिलॉन जीरो का डायमेंशन जैसे, ये 4 पाई का तो डायमेंशन होता ही नहीं ना, छोड़ दो उसको। R यानी कि डिस्टेंस, L1 उसका स्क्वायर। ये वैल्यूज डाला, ये समझ में आ गई सभी को? जो वैल्यूज डाला तो समझ में आ गया ना। अब आगे देखो, मैं क्या करता हूँ, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये L का पावर क्या हो जाएगा, 3 नहीं 2 सॉरी 2 हो जाएगा, और ये L का पावर 2 जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो L का पावर 3 हो जाएगा। ये M1 L3 T माइनस 2। अब ये 2 बार आया तो इनकी दोनों के पावर ऐड होंगे, T2 A2 अपॉन एप्सिलॉन ज़ीरो, है ना। एप्सिलॉन ज़ीरो को ला लो इधर, इसको ला लो इधर, T2 A2 अपॉन M1 L3 T माइनस 2। एप्सिलॉन ज़ीरो का डायमेंशन देखो, M1 चला ऊपर, M माइनस 1, L3 गया ऊपर, L माइनस 3, ये हो गया T का पावर 4 और A का पावर 2। बस साइन में फ़र्क हो आपके। आया समझ में? फोर्स का आपने लिखे M1 L1 T माइनस 2, चार्ज का T1 A1, Q2 का भी T1 A1। एप्सिलॉन ज़ीरो निकालना है, R का L का पावर 1 L का पावर 2। चलो L का पावर 2 मल्टीप्लाई होगा ना, L2 हो जाएगा, ये L2 जाएगा इधर मल्टीप्लाई होगा, L1 के साथ क्या बनेगा मिलकर, L3, और ये T2 A2 बन गए। एप्सिलॉन ज़ीरो को दलाओ, इसको दलाओ, T2 A2 M1 L3 T माइनस 2 M माइनस 1 L माइनस 3 T4 A2। गुड ट्राई, वेरी गुड, बहुत करीब। चलो ये देखते हैं, अब ये कौन करके दिखाएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, V इक्वल्स टू W अपॉन Q। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला है वर्क डन अपॉन पर यूनिट चार्ज। चलो बताओ क्या आएगा इसका, वर्क डन का क्या रहेगा, चार्ज का क्या रहेगा, लगाओ। T माइनस 3 I1, पक्का I1 या I माइनस 1? फिर से करो, वर्कडन का क्या आएगा, M1 L2 T माइनस 2 और T1 A1, है ना।
तो क्या हो जाएगा M1 L2 T माइनस 3 माइनस साइन, ठीक है ना। चलो एक बहुत इंपॉर्टेंट, कैपेसिटेंस, इसका फॉर्मूला है C=Q/V। फिर से बोलो बेटा। T1 हाँ L-3। मास गायब हो गया क्या? मास M1 कहाँ गया, M कहाँ गया? मास 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 चार्ज का क्या है और पोटेंशियल का वो देखो ना, M1 L2 T माइनस 3 A माइनस 1 है ना, ऊपर ही तो है पोटेंशियल का बेटा। वॉल्यूम ले लिया आपने है ना पोटेंशियल है ये, पोटेंशियल नहीं, वही वॉल्यूम पूछे क्या आपने? मेरे को लगा कि यही फॉर्मूला है क्या वॉल्यूम नहीं बेटा, पोटेंशियल है वो। चार्ज का क्या आएगा? T1 A1 M1 L2 T माइनस 3 A माइनस 1। देखो M गया ऊपर M माइनस 1, L भी गया ऊपर माइनस 2, ये T4 हो जाएगा, 1 माइनस माइनस 3 प्लस 4 हो जाएगा ना, और ये हो जाएगा A का पावर 2, M माइनस 1 L माइनस 2 T4 A2। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, ओम्स तो याद है, V इज इक्वल्स टू आर आई, R इक्वल्स टू V बाय आई। करो, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस R इक्वल्स टू V बाय आई। अरे बाप, ये बताना था, इंटेंसिटी इसकी कैसी एकदम राइट हो गई। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस R इक्वल्स टू V बाय आई। पोटेंशियल का क्या है वो देखो, आई का सिर्फ A1 है, बहुत आसान है। तो बेटा पोटेंशियल का क्या देखो, M1 L2 T माइनस 3 A माइनस 1, ये पोटेंशियल का है ना। करंट का क्या है? A1। R इक्वल्स टू फिर क्या आएगा? M1 L2 T माइनस 3 A माइनस 1, है ना। चलो ये बताओ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसको फाइ से इंडिकेट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है E इंटू ए, E इंटू ए फॉर्मूला होता है इसका।
बल्कि इसका E इंटू ए कॉस थीटा होता है बेटा, मगर थीटा का, साइन थीटा का, कॉस थीटा का, टेन थीटा का कोई डायमेंशन नहीं होता। कौन कौन सा बोला मैंने नाम? थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, यानी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनका कोई डायमेंशन नहीं होता। तो यहाँ है भी तो इसका कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं। अब बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड का है तुम्हारे पास, अभी थोड़ी देर पहले लिखाया था, है ना, F/Q करके निकाले थे अपन ने फॉर्मूला, यहीं वहीं लिखाए थे शायद से, देखो। और एरिया का L2 है, करो बेटा। M1L3 बस इतना ही, नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था? M1L1 T -2 A -1 था ना, नहीं, T -3 A -1, ये था ना इलेक्ट्रिक फील्ड का। और एरिया का क्या आएगा? L2। तो M1 L3 T -3 A -1 इलेक्ट्रिक फ्लक्स, समझा? मैग्नेटिक मोमेंट, इसको कैपिटल M से या फिर म्यू से इंडिकेट किया जाता है, मगर म्यू का मतलब हमेशा मैग्नेटिक मोमेंट होता है ऐसा ज़रूरी नहीं है। अलग अलग चैप्टर में म्यू है, ग्रीक अल्फ़ाबेट, इसको अलग अलग बोला गया है। जैसे फ्रिक्शन चैप्टर में इसको कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बोला गया है, ऑप्टिक्स चैप्टर में इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला गया है ना। मैग्नेटिज्म चैप्टर में इसको मैग्नेटिक परमिएबिलिटी भी बोला गया है और मैग्नेटिक मोमेंट भी बोला गया है ना। तो मैं तो कैपिटल M यूज़ करता हूँ, बहुत कंफ्यूज होता है करके। M = I × A इसका फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला, करंट इंटू एरिया, बहुत इजी। मैग्नेटिक मोमेंट क्या आएगा? करंट का क्या रहेगा? A1, एरिया का क्या रहेगा? L2, हो गया, L2 A1, है ना। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या मैग्नेटिक इंडक्शन भी कहा जाता है उसे, इसको कैपिटल B से इंडिकेट करते हैं। एक फॉर्मूला है टॉर्क का, mb sin थीटा, टॉर्क का mb sin थीटा, है ना। अब sin थीटा का तो बताया था आपको, डायमेंशन नहीं होता। टॉर्क का याद होगा तुमको, वर्क के बराबर M1L2 T -2। M अभी निकाले, B निकालो, है ना। टॉर्क का M1L2 T -2, मैग्नेटिक मोमेंट का ऊपर से उठाया L2 A1, L2 L2 कैंसिल हुआ, M1 L0 T -2 A -1, है ना। आया समझ में? मैग्नेटिक इंडक्शन। बस एक दो बचे हुए बस। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, ठीक है। हमारे पास एक फॉर्मूला है, मैग्नेटिक इंडक्शन का फॉर्मूला है μ0I/2r, μ0I/2r। और अपने को मैग्नेटिक परमिएबिलिटी का डायमेंशन निकालना है। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी बोले तो μ0 को बोलते हैं,
मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। तो चलिए निकालिए फिर। हाँ जी, हाँ ले रहा। तो देखो बेटा, M1 L0 T -2 A -1 ये कैपिटल B का डायमेंशन है, एज इट इज आया। I का A1, R का L1, ये इधर जाएगा, L0 था, यहाँ जाके L1 हो जाएगा। ये L नहीं था ना यहाँ पर, मगर ये L यहाँ से दे दिया अपन ने, तो 0 + 1 L1 हो गया, और ये इधर आके माइनस हो जाएगा। तो μ0 का डायमेंशन क्या आएगा? M1 L1 T -2 A हाँ बराबर में A -2 मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। हाँ क्या? हाँ थर्मोडायनेमिक है। सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस का जो फॉर्मूला है ये ऐसा आता है। अब वो थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है, बट आपको अभी इतना डिटेल में थोड़ी जाना है, अभी उसे फॉर्मूला देखना है मेरे को। तो उसमें पोटेंशियल अपॉन चेंज इन करंट अपॉन चेंज इन टाइम आता है, चेंज इन करंट अपॉन चेंज इन टाइम, ये फॉर्मूला आता है सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस का। अच्छा मुझे एक बात बताऊँ, पोटेंशियल का मालूम है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अभी थोड़ी देर पहले यहाँ इस साइड लिखा हुआ था, देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V का, जिसको आप वॉल्यूम समझ रहे थे C के पहले। क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डायमेंशन? हाँ बोलो। M1 L0 L का पावर क्या है? 2 है। M1 L2 T -3 A -1, ठीक है बेटा। और di अपॉन dt यानी चेंज इन करंट अपॉन टाइम, इसका क्या रहेगा? di का रहेगा A1, dt का रहेगा T1, ऊपर जाके क्या हो जाएंगे वो? A1 T -1, A1 T -1, है ना। अब ऐसा है कि चलो अब इसको सॉल्व करो, फिर कितना होता? M1 L3 T -2 -3 -1 क्या हो जाएगा? -3 -1 -2 और A -2, ये रहेगा आपका सेल्फ इंडक्टेंस का बोलो या फिर म्यूचुअल इंडक्टेंस का बोलो, एक ही डायमेंशन। L2 सॉरी, M1 L2 ये A -2 T -2 बराबर, ठीक है। मैकेनिक्स के मेरे को एक दो रह गए जो बहुत आसान वाले थे, वो छूट गए मेरे से, अभी कवर कर लेता हूँ मैं इसको। देखो एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी जिसको आप ओमेगा से इंडिकेट करते हैं, क्योंकि ये आता है इंपॉर्टेंट है इसीलिए। तो ओमेगा इक्वल्स टू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। अब चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में कितना होता है? डेल्टा थीटा, मतलब थीटा की वैल्यू मैंने आपको क्या बताया था? 0 रहता। तो इसका कुछ भी डायमेंशन नहीं है, आप इसको ऐसा लिख सकते हैं M0 L0 T0 लिख सकते हैं आप चाहे तो,
कि कोई डायमेंशन है ही नहीं इसका। टाइम का क्या होता है t1, तो एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होगा बेटा t-1, और एक एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, है ना, तो वो होता है डी डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी। ओमेगा का क्या है, डेल्टा ओमेगा का t-1, और ये t है t1, अल्फा इक्वल्स टू फिर क्या हो जाएगा t-, ये आ गया एंगुलर एक्सेलरेशन, है ना। ये कुछ गिने चुने 40 मैंने आपको दिया है बना के, अराउंड 40 मैंने आपको बना के दिया। इसका मतलब ये नहीं कि ये 40 है तो 200-250, मगर ये कुछ इंपॉर्टेंट है ना। अभी आपको इस चीज़ का इंपॉर्टेंस लेवल मालूम नहीं पड़ेगा, इसका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस लेवल मालूम पड़ेगा आपको 12th के आखिर में। क्या होता है कि एक ही चीज़ का कैलकुलेट करने का तरीका बहुत होता है। जैसे अगर मैं ये बोलूँगा मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, है ना, तो इसके डायमेंशन कैलकुलेट करने के बहुत सारे फॉर्मूले हैं। जहाँ जिस फॉर्मूले में ये आता, हर वो फॉर्मूले से अपन निकाल सकते हैं। मगर ये मैं जो सीक्वेंस में ले रहा हूँ ना, ये असल में रूट है। जैसे कि अगर आपसे μ0 का पूछा, आपको याद नहीं रहेगा डायरेक्ट, याद रखे तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं, याद रखे तो अच्छी बात है, मगर आपको 200-250 MC डायमेंशन है, वो कैसे याद रखोगे आप? सब में -1 और 1 और 2 का तो फर्क है। तो फिर क्या हमसे ये डायमेंशन तो याद नहीं हो सकते, तो उसका रूट याद करो कि कौन से फॉर्मूले से निकालना, b = μ0/2r। फिर आप बोलेंगे सर b का डायमेंशन क्या, तो वो नहीं मालूम मुझे, मैं बोलूँ ये फॉर्मूले से निकालो, टॉर्क = mb sin थीटा से। आप बोलेंगे सर m का डायमेंशन नहीं मालूम, यहाँ से निकालो, ये रूट मालूम होना चाहिए, है कि नहीं। तो ये थोड़ा अभी आपको लगेगा क्योंकि आपको इस लेवल पे पढ़ने की आदत नहीं है, मगर ये बहुत फ़ायदे की चीज़ आपको दे रहा हूँ मैं बना के। ये जो एक एक सीक्वेंस बना के दिया, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, अगर ये निकालना है तो उसके पीछे जाओ, देखो क्या क्या ऐसा। तो ये बहुत काम की चीज़ है, अभी बना के रखो, और ये जो लिख के रख रहे हैं उसको सजा के अच्छे से रखना, क्योंकि बाद में एग्ज़ाम के पहले, नीट के एग्ज़ाम के पहले ये बहुत ज़्यादा फ़ायदे में आने वाला है ना, क्योंकि इसमें डायरेक्ट MCQs भी पूछे जाते हैं। और अभी जो मैं आपको मॉड्यूल्स दूंगा, DPPs दूंगा, टेस्ट पेपर्स दूंगा, इसमें से कुछ गिने चुने आएंगे, जैसे H की वैल्यू, H का डायमेंशन, कैपिटल G का डायमेंशन, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी का डायमेंशन, मैग्नेटिक इंडक्शन का डायमेंशन आएगा। तो अभी कम से कम ये 40 का आपको रूट फार्मूला ये सब अच्छे से याद करना है। अब ये आपकी जिम्मेदारी, क्योंकि अब आप जूनियर कॉलेज में एंटर हो रहे हैं, अब छोटे बच्चे तो नहीं है कि आप हाथ पकड़ के लिखाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, आपको ये सारी चीज़ें जिम्मेदारी से करना पड़ेगा। तो अब आपकी ये जिम्मेदारी है कि इसको अच्छे से लर्न करिए आप, है ना। कैसे लर्न करेंगे, डायरेक्ट डायमेंशन मत लर्न करो, वो कर सकते तो बहुत अच्छी बात है, आप मेमोरी पावर आपकी अच्छी है, आप कंफ्यूज नहीं होते चीज़ों में, आप डायरेक्ट डायमेंशन भी याद रखें तो बहुत अच्छा है वो तो। मगर मुझे मालूम है बीइंग अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग ये मुश्किल है, तो आप क्या फॉर्मूले याद रखो, है कि नहीं। ये ऐसा आता, ये ऐसा आता, इसमें से कई सारे फॉर्मूले ऐसे जो आप ऑलरेडी जानते। ग्रेविटेशनल फोर्स का जब यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट निकालने के लिए बोला तो आप जानते थे F = G(m1m2/r²), कुछ फॉर्मूले याद रखना पड़ेंगे, है कि नहीं। ठीक है, दैट्स इट। इसके अब बाद में हम लोग इसके आगे के कैलकुलेशन वाले देखेंगे।